ठीक है। तो डेंसिटी निकालने के लिए मान लो ये हमारा क्यूब है और इस क्यूब में एटम पड़े हुए हैं और हमें इसका डेंसिटी निकालना, चाहे एफसीसी हो, चाहे पीसीसी हो, चाहे। अब यहां पर हम डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी इक्वल हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अगर मान के चलते इसके अंदर NaCl है तो एक क्यूब के अंदर 4 NaCl होगा। तो बताया था ना, एक क्यूब के अंदर 4 NaCl होगा। तो 4 NaCl का हमें मास लेना पड़ेगा और वॉल्यूम इस क्यूब का लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर मास निकालने के लिए क्या करेगा, तो मास निकालने के लिए इसके मॉलिक्यूलर मास में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना एटम है, ये तो जेड इफेक्टिव जैसा हो गया। मान लो कॉपर है या आयरन है तो कितना एटम है, मान लो एफसीसी है, एफसीसी में 4 एटम, बीसीसी में 2 एटम। ये तो ये जो मोलर मास हो गया, ये 1 मोल का मास हो गया। और हमें अगर 1 एटम का मास चाहिए तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाई एन, यानी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो 1 एटम का मास निकल जाएगा। अगर मान लो इसके अंदर कॉपर ही है या मान लो आयरन ही, आयरन बीसीसी बनाना है तो आयरन का मास अगर मान लो 56 ग्राम है और बीसीसी बनाते समय केवल 2 ही एटम है इसके अंदर, तो 56 ग्राम में तो 1 मोल का मास होता है, हमें 2 एटम का मास चाहिए ना। इसका हम डेंसिटी निकाल रहे हैं तो हमें इसमें जो एटम 2 ही एटम है तो हमें 2 एटम का मास चाहिए और 56 ग्राम 1 मोल का मास होता है, तो 2 एटम का मास क्या होगा, तो 56 अपॉन Na 1 एटम का मास हो गया। 2 एटम का मास निकालने के लिए इंटू 2। ठीक है। अब मान लो इसके अंदर HCC हुआ, पोलोनियम है, तो पोलोनियम का अगर मान लो कोई मास है तो उसमें से अगर हमें 1 एटम का निकालना है तो जितना पोलोनियम का मोलर मास होगा डिवाइड बाई Na। ठीक है। और कोई भी एटम है, इसके अंदर 2 एटम है, 3 एटम, तो मोलर मास अपॉन Na क्या बताता है, मास ऑफ 1 एटम। साइड में लिख दे रहा हूं, मोलर मास अपॉन Na ये बताता है मास ऑफ 1 एटम। कोई भी कॉपर हो, आयरन हो, NaCl हो, कोई भी मोलर मास अपॉन Na अगर कर देंगे तो उसका 1 मोल का मास आ, 1 एटम का मास आ जाएगा। अब मान लो 1 एटम का मास है तो निकाल दिया हमने। अब इसके अंदर 2 एटम है या 4 एटम है, जेड इफेक्टिव अलग अलग, तो हमें उसके लिए जेड इफेक्टिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया मास कितने का, जितना एटम रहेगा उतने का। ये आ गया 1 एटम का, और ये अगर 2 एटम है, 4 एटम है, 6 एटम है, जितने का चाहिए, तो ये टोटल मास हो गया अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ही ले लेंगे, ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा जेड, ऐसे डायरेक्ट याद किया जाता है, जेड अपॉन Na इनटू AQ डेंसिटी। अब इसमें कैलकुलेशन मिलता है, इसका एक क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में जरूर आता है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। अब जो यहाँ पर एज लेंथ देता है वो क्यूब में करना पड़ेगा, वो भी सेंटीमीटर में देता है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, जेड मोलर मास लेना पड़ेगा, तो यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसके लिए क्वेश्चंस वॉल्यूम में है, मैं अलग से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये है डेंसिटी का फॉर्मूला, जेड एम अपॉन Na इंटू AQ। जेड हो गया कितने एफसीसी है कि बीसीसी है, किसके लिए निकालना, उतने एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये टर्म जो बता देगा वो मास बता देगा और ये बता देगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, एक तो डेंसिटी पूछेगा, कभी कभी क्या होता है डेंसिटी दे देता है और पूछता है कि बताओ किस टाइप का क्यूबिक है,
एफसीसी है कि बीसीसी है, तो उस केस में हम जेड निकालते हैं। अगर जेड 2 आ गया बीसीसी हो जाएगा, जेड अगर 4 आ गया तो एफसीसी हो जाएगा, जेड अगर 1 आ गया तो एससीसी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी एज लेंथ पूछता है, ठीक है, और इस एज लेंथ से बोलता है कि एटम का रेडियस बताओ, तो एज लेंथ लिख दो, ए निकलवा देगा, बोलेगा कि एफसीसी है, मान लो पहले बोल दिया, तो यहाँ सब कुछ हमने वैल्यू पुट करके ए निकाला। अब ए और आर का रिलेशन से क्वेश्चंस को जोड़ता है, ठीक है, तो ये एक तो ये पूछेगा, ये भी पूछ सकता है ये किस टाइप का है। नेक्स्ट कभी कभी क्या पूछता है कि मोलर मास निकलवा देगा, मोलर मास निकालो, बाकी डेटा देगा, तो मोलर मास इतना आ गया तो बताओ वो कौन सा मेटल होगा, मान लो 64 आ गया कॉपर होगा, 56 आ गया तो आयरन होगा, ठीक है। ये तो इससे क्वेश्चंस को जोड़ सकता है ए और आर से, इससे टाइप ऑफ केमिकल यूनिट से पूछ सकता है, इससे एटम को उस मेटल को जोड़ सकता है कि कौन सा मेटल है, अननोन मेटल बताओ, और एक डेंसिटी निकाल सकता है। मतलब 4-5 टाइप का क्वेश्चन होगा, बेस एक ही होगा, एक ही तरीके से बनाया जाए, बस इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो लिख लो डायरेक्ट डेंसिटी इक्वल टू Zm अपॉन Na into Aq। कपड़ा पूछने के लिए लिख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, पैकिंग। एनसीईआरटी निकालना, पैकिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पैकिंग इन वन डायमेंशनल, पैकिंग इन वन डायमेंशनल, पैकिंग इन वन डायमेंशनल, पैकिंग इन वन डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का हेडिंग दिया, तो पैकिंग इन वन डायमेंशनल लिखना, तो पैकिंग इन वन डायमेंशनल लिखना, there is only one way, there is only one way of arranging, there is only one way of arranging a sphere in one dimensional closed piping structure, in one dimensional closed piping structure, लिखना, that is to arrange them in a row and touching each other, के बाद लिखना पूरे स्टोर डाल के, in this arrangement each sphere in the
each sphere is in this arrangement, each sphere is in contact with two of its neighbor, two of its neighbor. Two of its neighbor. तो इस टोटल लिखना the number of nearest neighbors, the number of nearest neighbor, the number of nearest neighbor of a particle is called coordination number. Is called coordination number. Next total thus in one dimensional closed packed arrangement, thus in one dimensional closed packed arrangement, the coordination number is 2. The coordination number is 2. The coordination number is 2. और नीचे डायग्राम निकाल लेना. अब सबसे पहला बात, ये जो अपना टॉपिक है पैकिंग, आखिर इसको पढ़ क्यों होगा? अब पढ़ भी रहे तो वन डायमेंशनल है, फिर टू डायमेंशनल है, फिर थ्री डायमेंशनल. ठीक है, वन डायमेंशनल एटम का अरेंज तो होता नहीं. तो ये जो पैकिंग स्ट्रक्चर, जो पैकिंग हम पढ़ रहा है, इसका पीछे कंसेप्ट ये है कि हम इसके पीछे जो लास्ट में हमने एफसीसी जो पढ़ा था या जो एचसीपी पढ़ा था, वो एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है, वो हम पढ़ने के लिए 1D और 2D पढ़ते, तब हम 3D पे जा पाते हैं. तो 1D और 2D इमेजिनेशन है कि हम एटम को ऐसे अरेंज कर रहे हैं. 1D में थोड़े अरेंज होता कोई भी एटम 3D में अरेंज होगा. तो हम 3D ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम 1D और 2D जान लेते हैं या फिर एटम अरेंज कैसे होते हैं. फिर हम जब 3D में जाएंगे तो वहां पर समझ में आएगा कि सीसीपी यानी एफसीसी कैसे जनरेट होता है. इस टॉपिक में कोई ज्यादा हमें को नहीं एक दो क्वेश्चन पूछा जाता, बट हम ये जानना होता है कि एफसीसी और जो एचसीपी जनरेट होता है उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे जनरेट हो जाता है, उसकी जनरेशन कैसे हो जाती है. उसकी जनरेशन को पढ़ने के लिए हम पहले 1D पढ़ते हैं, फिर 2D पढ़ते हैं, फिर हम 3D में जाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये ऐसे जनरेट हुआ है, तब एफसीसी बनता है. सब हम अभी एफसीसी बोलते हैं, कैसे बोल देते हैं कि एफसीसी जो है वो कॉर्नर पे प्लेस पर आता है तो हम एफसीसी बोलते हैं, लेकिन उसका लेयर वाइज वो कैसे एफसीसी निकल के आता है और उसको हम किस टाइप का बोलते हैं, ए टाइप बोलते हैं, बी टाइप बोलते हैं. इसके टाइप, इसमें क्वेश्चन जो आता है एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है किस टाइप का बोला जाता है, वही आता है. और एक दो क्वेश्चन और लॉजिकल आ जाएगा. तो 1D अरेंजमेंट एक तरह का हमें इमेजिनेशन है, हम एक एटम को ऐसे अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो 1D और 2D इमेजिनेशन में जाएगा. हाँ, इस तरह से कोई बोलेगा कि लो ये क्रिकेट का बॉल और तुम इसको अरेंज करो, तो तुम्हारे अरेंजमेंट का तरीका क्या होगा. तो अगर तुम्हें बोला जाए कि लो ये क्रिकेट का बॉल इसको अरेंज करो, 1D में अरेंज करना, तो तुम क्या करोगे, ऐसे अरेंज कर दो 1D में, क्योंकि तुम इसको इधर इधर दोनों नहीं रख सकते. इसका इधर भी रख दो, इधर भी रख दो. अगर इधर रखोगे तो 2D में हो जाएगा. 1D में अगर अरेंज करना है तो इसको लीनियर वे में रखना पड़ेगा. और इस केस में साइड वाले एटम को छोड़ दोगे तो जो बीच वाला एटम है वो दो एटम से टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है. ठीक है, तो इसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी और तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो क्लोज पैकिंग वाला बना नहीं रहा है, लीनियर है. ठीक है, इसमें वॉइड वाला जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई वॉइड नहीं. सिंपल 1D में अगर लिखे तो 1D लिख के देगा कि अरेंजमेंट इन 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा.
एनसीईआरटी में इतना ही है, किसी बुक में भी इतना ही होता है। इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, इससे और इससे टच करता है। साइड वाला का नहीं लेंगे, वो तो जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हेडिंग डालना पाइपिंग अरेंजमेंट इन 2D, पाइपिंग अरेंजमेंट इन 2D, पाइपिंग अरेंजमेंट इन 2D। अब 2D भी हमारे लिए इमेजिनेशन है, एटम 2D में तो जमे नहीं होते, लेकिन 3D को पढ़ने के लिए यहां से हमें सब चीज जनरेट होता है। तो पहले समझ लो, इसके बाद लिखवाता हूं। अब 2D में एटम को जमाना है, 2D अरेंजमेंट, 2D में अगर हमें एटम को जमाना है कि लो तुम्हें क्रिकेट बॉल दे दिया गया और तुम इसको जमाना स्टार्ट की, तो अगर हम इसको एटम को जमाएंगे तो हम दो तरीके से जमा सकते हैं। इस मान लो एक क्रिकेट का बॉल है, ठीक है, अब इसमें जो क्रिकेट का बॉल है हम रिंग टाइप का अरेंजमेंट करते हैं, रिंग बोलेंगे उसको, रिंग टाइप, सर्कल टाइप बोल देंगे। ठीक है, वो हमारे लिए 2D में सर्कल होगा, वो हमारे लिए वो 3D में नहीं होगा, हम उसको एज्यूम करेंगे रिंग टाइप का। हम क्रिकेट का बॉल 3D में एज्यूम नहीं करेंगे, 2D में है तो 2D में एज्यूम करेंगे, रिंग एज्यूम करेंगे, सर्कल एज्यूम करेंगे। तो अगर हमें क्रिकेट का बॉल दे दिया गया, हम इसको अगर अरेंज करना स्टार्ट किए तो ये हमने एक्स में एटम रखना स्टार्ट किया, अब वाई में रखना स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे हम वाई में रखना स्टार्ट करेंगे। यानी जो दूसरा लेयर बनाया गया वो पहले लेयर के जस्ट नीचे रखा गया, तीसरा लेयर जो बनाया गया वो जस्ट उसके नीचे रखा गया, जो फोर्थ वन लेयर बनाया गया, मिनिमम 4 लेयर के बारे में बात करेंगे, इसलिए ABC तक आता है। तो जो फोर्थ वन लेयर नीचे रखा गया वो इसके नीचे आ रहा है। तो ऐसे सोचो कि क्रिकेट का बॉल दे दिया गया, तुम ऐसे रख दिए और ऐसे रख दिए, जैसे तुम अभी बैठे हो, अभी बैठे हो जो तुम इसी वे में बैठे हो, यहाँ स्क्वायर, इसके पीछे वो लेयर, उसके पीछे वो लेयर, तो ये लेयर A कहलाएगा, उसके पीछे वाला जस्ट इसको फॉलो किया है तो ये B कहलाएगा, सॉरी A ही कहलाएगा, और A भी इसको फॉलो किया है तो A भी A कहलाएगा। तो इसका मतलब जो कोई इसमें नया लेयर जनरेट नहीं हो रहा है, तुम उसके पीछे बैठे हो, उसके पीछे बैठे, वो नहीं कि तुम इधर नहीं बैठे, तो ये कोई नया लेयर नहीं हो रहा है। इस टाइप हम चार बार नाम लेते हैं, ए टाइप, क्योंकि 3 तक आता है, ABC तक आता है, इसीलिए हम मिनिमम 4 बार इसको नाम देते हैं, ए टाइप बोलते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा 2D अरेंजमेंट। हम रिंग एजम्पशन है, लेकिन एक रियल में नहीं होगा। अब हम मान के चलते हैं इसमें, अब इस पाइपिंग को हम नाम देते हैं, तो इसमें अगर सेंटर से सेंटर मिलाओगे तो इस पाइपिंग को हम नाम देते हैं स्क्वायर क्लोज पाइपिंग, क्यूबिकल नहीं बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पाइपिंग का नाम देते हैं। ठीक है, या अगर बीच में भी देखना चाहते हो तो इधर भी देख सकते हो कि स्क्वायर क्लोज पाइपिंग बनेगा। तो 2D में जो ए टाइप होगा उसको हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पाइपिंग। तो ये केवल 2D में है और एजम्पशन है, बात को मान के चलना है। ठीक है, अब स्क्वायर क्लोज पाइपिंग में बताओ, साइड वाला आइटम को नहीं देखना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा ना, बीच वाला आइटम को ले लो, 1 से टच किया, 2 3 4, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पाइपिंग का, वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, IIT में एक बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया था पाइपिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो सेकंड पॉइंट क्वेश्चन आया भी है। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे कि पाइपिंग एफिशिएंसी क्या होगा। तो पाइपिंग एफिशिएंसी पढ़ने के पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्यूबिकल अरेंजमेंट में कितने एटम, नंबर ऑफ एटम। अब तुम्हें इसको सर्कल के जैसा एज्यूम करना है, क्योंकि एजम्पशन है तो हम सर्कल मानेंगे, 3D में नहीं मानेंगे। तो बताओ सर्कल पे इस क्यूब के अंदर कितना पार्ट होगा? 1/4 होगा। वही अगर 3D में होता तो 1/8 हो जाता और वो क्यूब बन जाता।
तो यहाँ पर 1/4 ही इसका इस सर्कल है, इस स्क्वायर के अंदर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम 1/4 और इस 4 कॉर्नर पे लगा हुआ एटम, 4 कॉर्नर पे लगा हुआ तो इंटू 4 नंबर ऑफ एटम इन ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D का एग्जांपल बनेगा, 3D का नहीं बन सकता। तो नंबर ऑफ एटम इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप में नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा? 1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। तीसरा जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। अब इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जब हमने 2D में माना है तो वॉल्यूम तो लेंगे नहीं, एरिया लेंगे। यहाँ एरिया काउंट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे जहां वॉल्यूम था वही एरिया ले लेंगे। तो एक एटम आ गया इनटू एरिया ऑफ सर्कल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ इंटू 100। अब यहां पर 1 है और एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हम रेडियस मान लेंगे r अपॉन स्क्वायर का रेडियस हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। अब हमें a और r का रिलेशन को ढूंढना है, तो a और r का रिलेशन क्या होगा? यही होगा ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इनटू 100, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2r 4r का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं इनटू 100। ये कैंसिल हो गया, ये आता है 78.1% ऐसे आता है। पाई का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करोगे 3.14 ना, तो आएगा वो 78 के आसपास आता है। इसका मतलब इसका पैकिंग जो है वो एफसीसी से ज्यादा है। ये आ जाएगा 25 पाई आ जाएगा। पाई का वैल्यू पुट करोगे 3.75 ऐसे आया, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 78 के आसपास आएगा। बोलो इस रिंग, अब ये फिजिक्स नहीं है कि ये मोमेंटम इसका निकालना है, रिंग का निकालना है, ये सर्कल टाइप का मान लेना एटम। अब ये एटम है, इसको डिश मानो, ये एटम, इसका अंदर तो न्यूक्लियस है, ये वो फिजिक्स डिश और रिंग नहीं। यहाँ पर बस मानना है कि सर्कल के जैसा जूम करना, उसका एरिया सर्कल के जैसा। क्या 78.5 आ रहा है, चेंज करो। आई का वैल्यू सही से पुट किए, आई का वैल्यू कितना होता है? लिख लो 78। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन जे में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पैक। इसमें क्वेश्चंस इससे ज्यादा नहीं आए, एक क्वेश्चन टाइप, दूसरा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम, चौथा पैकिंग एफिशिएंसी और ए और आर में रिलेशन। तो इसको लिखवाना जरूरी है। स्टेटमेंट क्या होगा इसका? दूसरा जो लेयर होगा जस्ट इसको फॉलो करेगा। सेकेंड लेयर पहले लेयर को फॉलो करेगा, थर्ड लेयर सेकेंड लेयर को फॉलो करेगा। इस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनता है 2D में। ए टाइप बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, नंबर ऑफ एटम 1 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 78.1 होगा और ए और आर में रिलेशन ये होगा। डेंसिटी निकालना होगा तो वॉल्यूम की जगह क्या लेंगे? डेंसिटी निकालना होगा तो वॉल्यूम की जगह एरिया लोगे? वॉल्यूम है तो वॉल्यूम मिलेंगे ना, तो ये वाला वॉल्यूम नहीं है।
डेंसिटी निकालना है तो मास अपन वॉल्यूम होता है, 2D में रहे चाहे 3D में रहे तो वॉल्यूम वॉल्यूम होगा उसका। तो नेक्स्ट लिखो, तो ए टाइप से क्या निकल गया, स्क्वायर क्लोज पाइप। अब ध्यान दो, अब तुम्हें कोई बोला, अब मान लो अलग अलग स्टूडेंट है, एक ने ऐसे पाइप किया, तो पाइपिंग अब एक दूसरा तरीका से भी हो सकता है। कोई बोला कि नहीं हम ऐसे पाइप नहीं करें, हम पाइप दूसरे तरीके से करें। उसने क्या किया, एक एटम को ऐसे रखा और जो दूसरा एटम है वो जस्ट इसके नीचे नहीं रख के यहाँ पर इसके डिप्रेशन में रखना स्टार्ट किया। मतलब जहां पर दोनों के डिप्रेशन पॉइंट, यानी उसने पहले लेयर को फॉलो नहीं किया, उसने क्या किया, इसने डिप्रेशन में रखना स्टार्ट किया। जो तीसरा लेयर है वो जस्ट अब इसको फॉलो किया। मतलब इसके डिप्रेशन में रखना स्टार्ट किया, जब भी रहेगा तो डिप्रेशन में ही रहेगा, इसके डिप्रेशन में रखना स्टार्ट किया और इस लेयर को इसके डिप्रेशन में रखना स्टार्ट किया। अंडे का ट्रे देखे ना, अंडे की ट्रे में अगर ऊपर का लेयर रखोगे तो क्या रखते हो, अंडे के ट्रे में जो ऊपर वाला लेयर होता है वो इसके डिप्रेशन में रहता है। यानी ये ए लेयर है, ये कौन सा होगा, बी, और ये क्या होगा, ये ए को फॉलो किया रहेगा डिप्रेशन में, लेकिन वो ए को जस्ट उसी के जैसा फॉलो हो गया और ये है इसको फॉलो कर दिया। तो हर बार जब डिप्रेशन आएगा इसमें दो ही लेयर निकल के आएगा, ये ए लेयर, जैसे तुम यहाँ बैठे तो दोनों के बीच में यहाँ और दोनों के बीच में यहाँ वो पीछे वाला लेयर बैठेगा। फिर जब तुम उसके पीछे जो बैठेगा दोनों के बीच में, वो पहले वाला डायरेक्ट अपने आप फॉलो हो जाएगा। यानी ये जो डिप्रेशन में आया, ये जो डिप्रेशन में यहाँ आया ये बी का, लेकिन जब इस बार डिप्रेशन में जब आएगा तो ऑटोमेटिक इसको फॉलो कर देगा। तो ये ए बी टाइप बोलते हैं, दैट इज ए बी टाइप। अब यहाँ पर बीच वाला कोई लेते हैं, अब इसके सेंटर से सेंटर को मैच करो, ये निकल गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन एक 2D वाला है, एक कल भी पढ़ाया था मैंने एससीपी, वो 3D का है। तो जब 2D और 3D की बात करेगा 3D में वो 3D नहीं लिखेगा, लेकिन जब एससीपी 2D की बात करेगा तो लिख के देगा कि एससीपी इन 2D। इसमें हम लिखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एससीपी इन 2D, ये 2D वाला है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो जब उसको क्वेश्चंस पूछना होगा 2D का कोऑर्डिनेशन नंबर या पैकिंग डिफरेंस तो लिख के देगा कि 2D वाला का बताओ। स्क्वायर वाला का लिखने में उसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाला 3D में नहीं होता। तो यहाँ से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में निकल के आ गया। सब इसको 2D में रिंग टाइप का मानना है, ठीक है, मतलब सर्कल टाइप का मानना है। अब यहाँ पर टाइप हो गया एबी। अब यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। उसमें कितना होता था 3D में, एससीपी के 3D में कितना होता था, एससीपी के 3D में 12 होता था, यहाँ 6 है। तो एससीपी इन 3D में 12 होता था, वही हम देखेंगे इसी से वो कैसे जनरेट हो रहा है।
कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 हो जाएगा। सेकेंड अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एटम इन SCP 2D, बताओ 3D में एक यूनिट सेल में इन एक यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल है, ऐसा बार बार रिपीट हो जाएगा। इधर भी अगर इसको जोड़ोगे रिपीट होगा ना, बार बार ऐसे हेक्सागोनल रिपीट हो जाएगा। बना सकते हो हेक्सागोनल एक और रिपीट हो जाएगा, भाई हेक्सागोनल रिपीट हो जाएगा, इधर भी हेक्सागोनल रिपीट हो जाएगा। वो आपने वाला आइटम बता कैसा कौन सा सबसे नीचे तुम जो बैठे हो तो उसके पीछे भी तो और बैठ सकते हैं ना। मान के चल रहा है कि इसके और आगे हमारे पास बॉल खत्म नहीं हुआ है, बॉल बहुत बड़ा हुआ है, अभी और आगे बॉल को जमाते जाएंगे। ये तो मैं दिखाने के लिए ऐसे बनाया, ऐसे थोड़े कि बॉल को कम करते गया, मैं तो बस ऐसे दिखा दिया। ऐसे ये तुम ऐसे भी अरेंज करो, यहाँ और बॉल लगा दो, ये थोड़े मैं बोला बॉल खत्म हो गया, यहाँ और बॉल लगा दो यहाँ पे, ये थोड़े कि मैं ऐसे बना दिया। यहाँ पर जितना बनाना है ऐसे बना सकते हो। तुम्हें एनसीईआरटी में बनाया है ना, वो कैसे बनाया? जो मैं बनाया वैसे नहीं बनाया, एनसीईआरटी में ऐसे बनाया, एनसीईआरटी में ऐसे बनाया, तो तुम्हें एनसीईआरटी में ऐसे बनाया क्लियर हो, तो मैं दिखाने के लिए बना दिया कैसे बन रहा है, पिरामिड जैसे मैं दिखा दिया। अदरवाइज तुम इसको पूरा ऐसे बना सकते हो, ये थोड़े कि इधर खत्म हो गए, इधर कैसे देखें। बार बार हेक्सागोनल इसमें रिपीट होगा, एक क्यूबिकल यूनिट सेल हेक्सागोनल होगा 2D में SCP। बताओ नंबर ऑफ एटम कितना आएगा? अब इसको फेस मत मान लेना, इसको एक काउंट करना होगा, ठीक है। अगर मान लो हेक्सागोनल 2D में है तो ये देख सकते हो कि ये वाला एटम 3 के कंट्रीब्यूशन में, इसके, इसके और इसके है ना कंट्रीब्यूशन में। एक यहाँ हेक्सागोनल में बना दिया, एक यहाँ है, तो ये जो एटम है ये वाला, ये 3 में कंट्रीब्यूट है, इसमें, इसमें और इसमें, 1/3 1/3 1/3। नंबर ऑफ एटम इन SCP क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है। और कितने एटम है कॉर्नर पे? 1 2 3 4 5 6 और एक है बीच में, तो ये हम नहीं बोलेंगे आधा ऊपर शेयर हुआ, आधा सबके बीच में लेयर एक ही ऐसे बस बना हुआ, ए बी, इसके नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, तो यहाँ 1 मानेंगे, तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3। तो SCP 3D में कितना नंबर ऑफ एटम होता था? 6 होता, इसमें कितना होगा? जस्ट उसके आधा होगा, ठीक है। अब तीसरा है इसमें, अच्छा एक चीज देखोगे यहां से, तो ये रेडियस का रेशियो A=2R ही होगा, तो A और R का रिलेशन A=2R होगा। अब यहां से इसको मिलाओगे, ठीक है, तो अब तुम्हें जब पाइपिंग एफिशिएंसी तुम निकालो, पाइपिंग एफिशिएंसी एरिया लेना होगा। अब एरिया हेक्सागोनल का निकालना है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, तुम बनाओ। इसमें 3 एटम है इनटू एरिया ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ एटम यानी πr², यहां मैं लिख दूं πr², 3 × πr² डिवाइड बाई, अब यहां एरिया ऑफ हेक्सागोनल लेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागोनल इनटू 100। अब एरिया ऑफ हेक्सागोनल निकालो और निकाल के बताओ कितना परसेंट आ रहा है। ये आता है लगभग 91%, 91 पॉइंट समथिंग आता है। अब एरिया ऑफ हेक्सागोनल कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल जनरेट हुआ है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम क्या निकाल देंगे, एरिया, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरेट हुआ है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया। अब ये जो है ये आर है, ये 2r है, इसका लेंथ के हम 2r मान के बनेंगे, 2r है, ये 2r हो जाएगा, ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा। तो बताओ जल्दी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया। आप क्या होता है एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a²। तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3/4a²। a² का क्या ले लेंगे, हो जाएगा ना। वैल्यू तो आपके देखो, और ये आ जाएगा कितना, 91.47 आ रहा है, मतलब 91% के आसपास। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा √3/4a² होता है। एक की जगह हम 2r लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम एटम को जब हम जमा रहे हैं तो दो ही टाइप से जमा सकते हैं 2D में, एक ए टाइप से और एक AB टाइप से, कोई अब तीसरा टाइप नहीं होगा इसमें। हम इसके ऊपर रख नहीं सकते, ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे 3D अरेंजमेंट का। 3D अरेंजमेंट, अब यहीं पर हमें FCC और BCC निकल के आता है। तो पहले 3D विजुअलाइजेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, पहले मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। तो उसके लिए तुम्हें NCERT का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि NCERT में उसका डायग्राम बनाया हुआ है, मैं बता दूंगा वहां से डायग्राम। 3D पे बना नहीं सकते ना, तो पहले हम लिख लेंगे, तो पहले ध्यान से समझ लो तब लिखना। हम यहाँ पढ़ेंगे 3D अरेंजमेंट। तो 3D अरेंजमेंट में पहले 2D के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2D में दो टाइप आया, एक आया स्क्वायर क्लोज पाइपिंग, स्क्वायर क्लोज पाइपिंग, और एक आया हेक्सागोनल क्लोज पाइपिंग। हेक्सागोनल क्लोज पाइपिंग। अब ध्यान से समझना, मैं लिखवा रहा हूं, समरी लिखवा रहा हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करो। स्क्वायर क्लोज पाइपिंग में मान लो ये स्क्वायर क्लोज पाइपिंग, ये स्क्वायर क्लोज पाइपिंग। अब जब तुम्हें बोला गया कि इसको 3D में बनाओ, 3D में बनाओ, तो 3D में बनाओगे जब, 2D में है, तो 3D में जब बनाओगे तो दो तरीका होगा इसका। एक तो तरीका ये है कि इसके ऊपर रखते जाओ, उसको मैं 3D में दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूं, ये तुम रखते गए एटम और ये 3D में बन गया। ठीक है, इस एटम के ऊपर ए टाइप में ही, कोई टाइप नया नहीं लाया, इसके ऊपर रखते गए। ठीक है, इसके ऊपर रखते गए तो इसमें से जो निकल के आता है वो निकल के आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट से, SCC। उसको पहले मैं समराइज करके बता रहा हूं, फिर एक एक बताऊंगा आगे। अब यहां पर अगर 2D में स्क्वायर क्लोज पाइपिंग है
और तुम क्या किए, एटम को इसके ऊपर नहीं रख के तुम इसके डिप्रेशन में रखना स्टार्ट किए, इसके डिप्रेशन में रखना स्टार्ट किए। एक टाइप ये और एक टाइप ये। जब डिप्रेशन में रखना स्टार्ट करोगे तो बीसीसी निकल गया। आगे अगर विजुलाइज तो सही है, नहीं तो मैं समराइज करके लिखवा रहा हूं। तो बताओ बीसीसी जो हो जाएगा वो कौन सा टाइप हो जाएगा? ए टाइप है, और जो ऊपर का लेयर रख रहे हो कहां रख रहे हो? बी, डिप्रेशन में, तो बी हो जाएगा। तो बीसीसी जे टाइप हो, ए बी टाइप हो जाए, और एससीसी जे टाइप हो। यानी अब यहां से टाइप्स हम समझ सकते हैं कि जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम इसके ऊपर रखते जाएंगे तो एससीसी की रेट होता है। ये मैं समराइज करके पहले बता रहा हूं, फिर 3D में अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो वो भी ठीक है। और बीसीसी में जब ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जब डिप्रेशन में रखते हैं तो ये जो बेस वाला लेयर है ए टाइप है, और जब ऊपर रखना है तो बी है। इससे जो जनरेट होता है वो बीसीसी जनरेट होता है। यानी बीसीसी इज ए टाइप ऑफ एबी टाइप इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब ध्यान देना। अगर एससीपी के बारे में बात करें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये एनसीईआरटी में अच्छे से डायग्राम बना के लिखा हुआ। तो अगर तुम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम को रखते हो, जैसे ये हमारा हेक्सागोनल था, इसके डिप्रेशन में हमने एटम को रखा था, ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। अब ये 2D में था, अब इसका अगर हमें ये एबी टाइप है, अब इसमें जब हम एटम रखेंगे, डिप्रेशन में रख रहे हैं, तो यहां भी डिप्रेशन में रखेंगे। तो मैं यहां पर डिप्रेशन में रखता हूं। अब इसको जब बताऊंगा तो वहां डायग्राम बताओ, एनसीईआरटी में क्लियर डायग्राम निकाला। जब डिप्रेशन में रखेंगे तो यहाँ दो टाइप का वाइड क्रिएट होता है। अच्छा, एक चीज तो हमने बात किया ही नहीं, वाइड का। स्क्वायर में देखो कौन सा वाइड आएगा, एबी टाइप स्क्वायर में स्क्वायर वाइड आएगा नहीं। अच्छा बताओ, इसमें कौन सा वाइड आ रहा था 2D में? देखो यहाँ देख के बताओ कौन सा वाइड आ रहा था इसमें? 2D में कौन सा वाइड आ रहा था इसमें? हेक्सागोनल में ट्रायंगल वाइड आ रहा होगा, वहां लिख लेना। इसमें ट्रायंगल वाइड है और इसमें स्क्वायर वाइड है। ये वाइड केवल 2D में ही देखने को मिलते हैं। इसमें ट्रायंगल वाइड है और इसमें स्क्वायर वाइड है 2D में। 4 एटम से जनरेट हुआ है तो स्क्वायर वाइड, और एक 3 एटम से जनरेट हुआ होगा तो ट्रायंगल वाइड है। हमने जो इससे पहले बात किया था तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के वाइड के बारे में बात किया था। केवल 3D में होता है, 2D में इसमें स्क्वायर हो जाएगा, इसमें ट्रायंगल हो जाएगा। तो उसके बारे में ज्यादा विशेष बात करते नहीं, क्योंकि 2D में हम हमारा मान के चलते 3D को समझने के लिए हम 2D को रखते, और कोई बात नहीं। अब जब ये डिप्रेशन में जब हम रखना स्टार्ट करेंगे तो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें दो टाइप का वाइड क्रिएट होता है। ध्यान से देखो तो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड और एक टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट होता है। देख रहे हो ये देखो यहाँ पर एक वाइड, ये डायग्राम में, इस डायग्राम में देखो ये जब एबी टाइप है, ये बेस लेयर देखो एबी टाइप, जब ऊपर डिप्रेशन में रखना स्टार्ट किया है तो दो टाइप के वाइड दिख रहा है, एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को ओ लिखा है, टेट्राहेड्रल को टी लिखा है। ठीक है, अब सोचो कि अब इसके इससे जो डायग्राम बना है इसके पीछे जाना है। अगर मान लो तुम टेट्राहेड्रल वाइड के पास जहां टी लिखा है वहां एक एटम, उसके डिप्रेशन में अगर तुम एटम रखे, उसके डिप्रेशन में अगर तुम एटम रखे तो क्या वो किसी लेयर को वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? टेट्राहेड्रल वाइड के पीछे जाके एटम को रखना है उसके डिप्रेशन में, कर जाएगा वो। देखो ऊपर जब, अरे मान लो ये टेट्राहेड्रल वाइड है और ऊपर एटम रखोगे तो नीचे रखोगे तो इसको ये फॉलो कर देगा ना,
तो कोई नया लेयर जनरेट नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, अगर केवल एटम को यहां से दो टाइप से भरा जाता है, या तो केवल ऑक्टाहेड्रल को भरो और नहीं तो केवल टेट्राहेड्रल को भरो। अब ऑक्टाहेड्रल को भरोगे तो तुम ध्यान से देखो कि ऑक्टाहेड्रल को ऊपर रखो या नीचे रखो, उसके एटम पूरा खाली दिख रहा है। मतलब उसके एटम रखोगे तो कोई उसको रिपीट करने वाला तो पूरा का पूरा खाली है। यहां से वहां तक देखोगे तो ये होल टाइप का दिखेगा, बिल्कुल हो कोई उसके एटम रखा हुआ नहीं। इसको ध्यान से पहले समझो इस डायग्राम को, मैं बोर्ड में बता रहा हूं। यहां पर तुम जब एटम रखोगे तो दो वॉइड क्रिएट होगा, ध्यान से सुनना। एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा और एक ऑक्टाहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल होगा, और थोड़ा क्लियर से बनाए तो यहां भी दिख जाएगा। अब जब इसके ऊपर जब हम एटम रखेंगे तो अगर इसके डिप्रेशन, ये एबी टाइप है, बेस है, इसके ऊपर जब एटम रखोगे इसके डिप्रेशन में, तो देखो ये जो जनरेट हुआ वो तीन एटम और एक ऊपर वाला एटम, ये कौन सा वॉइड कहलाएगा? ये टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जो जनरेट होगा, अब ये नीचे में डिप्रेशन में रखेंगे हम, ये जो वॉइड जनरेट होगा तो कौन सा वॉइड कहलाएगा? ध्यान से देखो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये 6 एटम के द्वारा जनरेट हुआ है, देखो 3 ब्लैक वाला और 3 रेड वाला। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हुआ और ये टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हुआ है। ये 4 एटम के द्वारा, 1 2 3, 3 ब्लैक वाला और एक ये वाला। यानी जब एससीपी को हम एटम 3D में रखना स्टार्ट करेंगे तो दो टाइप के वॉइड क्रिएट हो जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। इस लाइन में ये वाला जितना भी क्रिएट होगा सब टेट्रा होगा। ये जो क्रिएट होगा वो सारे के सारे ऑक्टा होगा। 6 एटम के द्वारा मिलने वाला, 1 2 3 और 3 रेड वाला, ठीक है। ये है ए टाइप और ये बी टाइप। डिप्रेशन में रखा गया तो कोई नया लेयर नहीं बना है, मतलब सी नहीं बोल रहे, वो डिप्रेशन में है तो वो ए को या बी को फॉलो करेगा 3D, कोई नया लेयर नहीं बोलेगा। अब यहां से जब अब अगला लेयर जब इसमें हम भरेंगे तो हमारे पास दो केस आएगा, या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को भरे और नहीं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भरे। अब ध्यान से समझना, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भरता हूं तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां से वहां तक एक भी एटम नीचे दिख रहा है क्या? बिल्कुल खाली दिख रहा है। अगर एटम यहां से यहां तक पड़े हुए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां से खाली दिख रहा है। तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे लाके एटम को रख दूं तो वो कोई लेयर को फॉलो नहीं किया। अगर करता तो उसको कोई ना कोई रिपीट करता ना, तो उसको ऐसे मतलब उसको रिपीट करता। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिल्कुल खाली है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिल्कुल क्या है? खाली। कोई दिख रहा है क्या नीचे एटम? इस वॉइड में कोई एटम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जब हम इसमें एटम रखेंगे तो एक नया लेयर के नाम से जाना जाएगा। यानी अब इसमें जब एटम रखेंगे हम तो एक नया लेयर बोला जाएगा। तो पहले से ए बी था ही, अब एक नया सी बन गया, इसको हम बोलेंगे एबीसी और एबीसी, और यही बनाता है एफसीसी। इसको सीसीपी के नाम से भी जानते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। यानी क्यूबिक में सबसे क्लोज होता है, 74% होता है। क्यूबिक में सबसे क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है, 74% इसका पैकिंग होता है, इसलिए नाम पड़ गया है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, मतलब सबसे ज्यादा पैकिंग है इसका। अगर मैं यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड को भर दूं,
टेट्राहेड्रल व्हाइट को भरूंगा तो मैं ऊपर से नहीं भरूंगा, नीचे से जाकर भरूंगा ना, पीछे से। ये व्हाइट में भरना है, ऊपर से तो एटम है, अब नीचे से भरेगा। जब नीचे से भरेंगे तो ये एटम जो ऊपर रखा है उसको रिपीट करेगा नहीं करेगा? कर जाएगा ना, एक एटम यहाँ एक पड़ा हुआ, तो कोई नया लेयर जनरेट नहीं होगा। यानी जब हम इसको भरेंगे तो ये ए बी पहले से था और ये कोई नया लेयर बनाया नहीं, तो नया हम नाम नहीं देंगे, ये ए बी टाइप हो जाता है और यही बनाता है एससीपी 3D में। ये एससीपी 3D में हो जाता है। तो यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब एक, इसीलिए 2D पढ़ते हैं, 2D एक्चुअल में होता नहीं है, इसको जानने के लिए 2D हम पढ़ते हैं। तो एससीपी में अगर 2D में अरेंजमेंट है एससीपी में, तो अगर तीसरा लेयर ऊपर से भरेंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर डिप्रेशन में ही रखेंगे तो दो वॉइड क्रिएट हो जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को भरा, ऑक्टाहेड्रल को भरा जाएगा तो सीसीपी यानी एफसीसी निकल के आएगा, और जब टेट्राहेड्रल व्हाइट को भरा जाएगा तो एससीपी निकल के आएगा। ये एनसीईआरटी में क्लियर कर लिख के दिया हुआ है, वहां लिखा हुआ है सब कुछ कि टेट्राहेड्रल व्हाइट को भरोगे तो क्या मिलेगा और ऑक्टाहेड्रल व्हाइट को भरोगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियर क्या लिखा हुआ है, पैकिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। फर्स्ट लिखा है कवरिंग टेट्राहेड्रल व्हाइट, और दूसरा पॉइंट लिखा है, इधर लिखा है इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, तब इसी पेज पे लिखा गया यहाँ पर इस पेज पे पूरा डायग्राम बना के लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ पैकिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। जब थर्ड लेयर को सेकंड लेयर इसके ऊपर रखा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ पहला कवरिंग टेट्राहेड्रल व्हाइट। तो टेट्राहेड्रल व्हाइट और कवर होगा तो क्या निकल के आएगा, एबी। कोई नया लेयर नहीं बनेगा क्योंकि टेट्राहेड्रल को जब भरोगे तो पीछे से इसी को लेयर को फॉलो करेगा, एबी निकल के आएगा, एससीपी को बोला जाएगा एबी। अगर ऑक्टाहेड्रल व्हाइट को भरोगे तो फिर यहाँ लिखा है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। ऑक्टाहेड्रल व्हाइट को भरेंगे तो ये निकल के आएगा सीसीपी या एफसीसी जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे क्यूब में ज्यादा पैकिंग होता है, इसलिए सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। सबसे ज्यादा पैकिंग उसी का होता है, बीसीसी एससीसी ज्यादा पैकिंग उसी का होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। तो 1D तो नॉर्मल इमेजिन किया गया, 2D को 3D को बताने के लिए हम 2D में अरेंजमेंट करते हैं। तो 2D को जब हम 3D बनाते हैं, अब इसका भी डायग्राम बनाया हुआ है, यानी जब हम 2D को 3D में बनाते हैं तो ध्यान रखना ये हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, ठीक है, और हम जब इसके ऊपर एटम को रखते गए, एटम हम 3D में ऐसे इसको दिखा दे रहे हैं, इसके ऊपर रखते गए, जब इसके ऊपर तुम रखते गए तो कोई नया लेयर तो बनाए नहीं तुम, वही था ना, ए टाइप भी था, तो ये 3D में मान लो बनाया, इससे निकल के आएगा एससीसी। एससीसी का टाइप क्या होगा, ए टाइप। ये पूछा जाएगा, टाइप ही इसमें इंपॉर्टेंट है। और जब तुम इसके ऊपर इसमें रखना स्टार्ट कर दोगे तो नया लेयर बनेगा, क्योंकि उस लेयर को फॉलो करने वाला कोई है नहीं, तो उसको हम बोलेंगे एबी टाइप। यानी 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में दो अरेंजमेंट, एक इसके ऊपर रखते जाओ और एक इसके डिप्रेशन में रखते जाओ। तो जब तुम डिप्रेशन में रखोगे तो बीसीसी जनरेट होकर आता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एबी टाइप। बात क्लियर। एससीपी में दो अरेंजमेंट, अगर ऐसा नहीं कि एससीपी में जो तीसरा लेयर रख रहे हैं इसके जैसा है कि डिप्रेशन में रखो या इसके ऊपर रखो, ऐसा नहीं, इसमें डिप्रेशन में ही रखो। इसके जैसा नहीं है कि एक बार इसमें रखो एक बार डिप्रेशन में रखो, ऐसा नहीं, इसमें डिप्रेशन में ही रखो। तो डिप्रेशन में रखोगे तो दो वॉइड क्रिएट हो जाता है, देखोगे बिल्कुल ध्यान से, तो दो वॉइड क्रिएट हो रहा है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया, वो एनसीईआरटी के डायग्राम से समझ में आएगा, बाकी बुक से समझ में नहीं आता। तो दो वॉइड क्रिएट होगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ये है टेट्राहेड्रल। अब सोचो इस वॉइड डिप्रेशन में जाके तुम पीछे से एटम रखोगे, इसी रेड वाले बॉल को फॉलो कर जाएगा ना, तो कोई नया लेयर बना क्या, नहीं, तो वो हो जाएगा एबी टाइप। पहले से एबी था वो, और डिप्रेशन में रखोगे तो नया लेयर कोई बना तो है नहीं, तो एबी ही कहलाएगा, और इसको हम नाम देते हैं एससीपी। एससीपी का टाइप पूछेगा
एससीपी फॉर्म बाय एबी टाइप। कब होता है? व्हेन जब 2D एससीपी को जब हम 2D एससीपी को जब हम टेट्राहेड्रल वाइड भरते हैं तो 3D एससीपी निकल के आता है और इसको हम एबी टाइप बोलते हैं। बाकी इसका पैकिंग एफिशिएंसी हम जानते हैं, कल बताया था मैंने 74% होता है, 74 ही आता है ना। और जब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का ऑक्टाहेड्रल वाइड जब भरेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड जब भरोगे तो देखो ये बिल्कुल खाली है, अभी तक कोई एटम नहीं इसके पास। तो जब तुम इसके ऊपर रखोगे तीसरा एटम, तो ये एटम को फॉलो करने वाला, रिपीट करने वाला कोई नहीं, यहां से यहां तक, यहां पर खाली, यहां से दिखोगे बिल्कुल इधर से उधर वो दिख जाएगा। तो उस एटम, उस होल में कुछ है ही नहीं। तो जब तुम एटम रखोगे तो एक नया लेयर बनेगा कि उस लेयर को रिपीट करने वाला कोई अभी तक है ही नहीं। इसका मतलब वो नया लेयर सी कहलाएगा और वो एबीसी कहलाता और इसी को एफसीसी बोलते हैं। और उसका 3D व्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा समझना। 3 लेयर बनता है, ए लेयर, बी लेयर और तीसरा सी लेयर। सी लेयर जनरेट करवाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। मत दिमाग लग जाए, एफसीसी में तो दोनों वाइड होता है। तो वाइड भरने की वजह से जनरेशन देखा जा रहा है। ये नहीं कि हम ये नहीं बोल रहे कि एफसीसी में एक ही वाइड होता है, एफसीसी में दोनों वाइड होता है। ये हम एफसीसी जनरेट कैसे होता है वो हम चेक कर रहे हैं, नहीं कि एफसीसी में हम वाइड चेक कर रहे हैं। तो एफसीसी जब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वाइड भरते हो तो ये एफसीसी निकल के आता है। एफसीसी बनता कैसे वो देखा जाता है, ये नहीं देखा गया कि एटम यहाँ आया तो हमें बता दिया गया कि एटम यहाँ आया तो एफसीसी बोला जाएगा। एफसीसी का जनरेशन कैसे होगा? और तुम्हें अब क्या करना है, एनसीईआरटी से डायग्राम निकालना और एनसीईआरटी के सारा लाइन लिख लो। मैं यहाँ पर समराइज करके लिख लिया, तुम पे एक पेज पे समराइज करके लिख लो। यहाँ 2D के स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये बनाएंगे तो एससीसी निकल के आएगा, ये ऐसा करेंगे तो बीसीसी निकल के आएगा। क्वेश्चंस करने के लिए इनफ है। और ये 2D एससीपी को ऑक्टाहेड्रल भरेंगे तो ये आएगा और जब टेट्राहेड्रल वाइड भरेंगे तो ये आएगा। ये मैंने समराइज करके लिखा हुआ है और डायग्राम वगैरह एनसीईआरटी से निकाल लो और वहां क्लियर कर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ऑक्टाहेड्रल वाइड भरेंगे तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड भरेंगे तो क्या होगा। अच्छा, इनका हमें पैकिंग एफिशिएंसी, नंबर ऑफ एटम पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, पढ़ चुके हैं ना। सीसी का पढ़ चुके हैं, बीसीसी का पढ़ चुके हैं, इसका पढ़ चुके हैं, इसका पढ़ चुके हैं, चारों का मैं पढ़ा दिया हूं। एससीपी का भी पढ़ा चुका हूं, एफसीसी का भी, इसका भी, इसका भी। 2D वाला नहीं बताया था, पैकिंग को सब बता दिया। ये पैकिंग खत्म। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो बताओ, नहीं तो एनसीईआरटी से लिखना स्टार्ट करो। उसको लिखो, एनसीईआरटी के सारा लाइन लिखो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। एनसीईआरटी के सारा लाइन नोट डाउन कर लो। Cl minus occupy at each corner and each face। तो इसका लाइटिस पॉइंट, सबका लाइटिस पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। आयनिक कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं। एंड Na+ occupied in octahedral void। Na+ occupied in octahedral void। ये एफसीसी बनाता है और ये ऑक्टाहेड्रल वाइड में ऑक्युपाई करता है। मान के चल रहा है दोनों का रेडियस फिट बैठता है। सेकंड पॉइंट लिखना कि नंबर ऑफ एटम ऑफ Cl माइनस कितना हो जाएगा, एफसीसी बना रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 4। ठीक है, 8 है कॉर्नर पर 1/8 और फेस पर है 6 1/2 हो जाएगा 4।
नंबर ऑफ एटम ऑफ Na+ इक्वल टू ये हो जाएगा 12 एज होता है और उस पे शेयरिंग होता है और एक बीच में होता है, ये भी हो जाएगा 4। Cl माइनस 4 हो गया, Na+4 हो गया। फॉर्मूला Na4Cl4 हो जाएगा 4NaCl। मैं इसलिए 4 लिख रहा हूं क्योंकि हमें समझ में आए कि एक यूनिट सेल में 4 NaCl निकल के आता है। वॉल्यूम के कॉलम में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, ये पूछा जाएगा तो यहां लिख लेना नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट सेल, फार्मूला यूनिट सेल इज 4, यानी एक यूनिट सेल में 4 NaCl आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहां पर अगर हम सोडियम प्लस को देखें तो सोडियम प्लस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में रहता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड में रहेगा 6 को एटम को टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। Cl माइनस कितना से टच करेगा, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, Cl माइनस का 6 होगा। तो से देखना नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, पहले बता लेता हूं, ये तुम वहां क्वेश्चन मार्क लगा लो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो Na+ के जो वाइड बनाता है वो आसान है, उसको देखना है, ठीक है। वाइड में तो 6 से, टेट्राहेड्रल में तो 4, ऑक्टाहेड्रल में 6, ये और भी बातें करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका पाइकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला जाए, तो बताओ, तुम लोग बताओ इसका पाइकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालें। पाइकिंग एफिशिएंसी तुम अपने अपने नोटबुक में लिख के देखो, कैसे लिखोगे पाइकिंग एफिशिएंसी, पाइकिंग एफिशिएंसी का रिलेशन कैसे लिखोगे। NaCl अगर तुम डायग्राम बनाना चाहो तो मैं डायग्राम नहीं बनाया हूं, NaCl सारे कॉर्नर पे और सारे पेज पर है, Na+ जो है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में है। ये डायग्राम तुम लोग निकाल लेना, Na+ कहां है, या बना के क्वेश्चन में देता है Na+, एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया है NaCl का। NaCl का बनाया क्या क्वेश्चन में बहुत में कहीं बनाया हुआ, मतलब समझ में आएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड में कहां रहेगा। बताओ इसका पैकिंग एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे, लिख के बताओ, क्योंकि ये लेवल 3 में क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हें। NaCl का पैकिंग एफिशिएंसी लिखने का क्वेश्चन नंबर लेवल 3 निकालना, लेवल 3 में क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछा है तुमसे कि कैसे तुम पैकिंग एफिशिएंसी लिखोगे, लिख लिए पैकिंग एफिशिएंसी, तो वॉल्यूम में नहीं है, चार्ट में नहीं बनाया पैकिंग एफिशिएंसी, क्वेश्चन लेवल 3 में 10 नंबर है, लेकिन कैसे लिखेंगे। अब इसमें केटाइन भी और एनाइन भी, तो दोनों को सेपरेट लिखना पड़ेगा ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया एटम ने। अब यहाँ एटम सिमिलर टाइप का नहीं है, अभी तक जो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे थे तो सिमिलर एटम था, इसीलिए हम उसका वॉल्यूम 4/3 पाई RQ ले रहे थे। अब यहाँ केटाइन और एनाइन है, दोनों का साइज अलग अलग है, तो याद रखना केटाइन भी है और एनाइन भी है, तो इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हम केटाइन का निकालते हैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय
केटाइन प्लस वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय एनायन डिवाइडेड बाय ए क्यूब। यही हमारा मेन होगा, क्योंकि यहाँ केटाइन और एनायन अलग अलग है, तो हम केटाइन का वॉल्यूम निकालेंगे। केटाइन का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो हो जाएगा केटाइन का वॉल्यूम इनटू जेड इफेक्टिव तो होगा ही होगा, यहाँ भी जेड इफेक्टिव होगा। कितना एटम है, ठीक है, तो केटाइन जो है इसमें 4 है, 4 टोटल सोडियम एटम है, तो हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर। यार यहाँ पर Na प्लस लिख दो या 4/3 पाई आर क्यूब प्लस जेड इफेक्टिव 4 क्लोरीन है इंटू 4/3 पाई आर Cl माइनस का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब ए और आर में रिलेशन इसके लिए a इक्वल टू 2r, नहीं r प्लस प्लस r माइनस इक्वल टू a बाई ए वाला रिलेशन लिखेंगे हम, तो a इक्वल टू 2r वाला रिलेशन नहीं लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। इसमें से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 16/3 पाई कॉमन निकल रहा है, और ये क्या हो गया RNA प्लस का होल क्यूब प्लस RCl माइनस का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए और आर में रिलेशन, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस आर माइनस का होल क्यूब। ये लिखने का तरीका होगा क्या, ये बोल रहे हो a इक्वल टू 2r हो गया ना। अब इसका पाइकिंग एफिशिएंसी कुछ भी आए लिखने आना चाहिए चीज, तो पाइकिंग एफिशिएंसी मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, क्योंकि हमें अब यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नीचे क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बनाओ इसको सोल्व करो। ये लिखने का तरीका मतलब लेवल 3 में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है वो केवल लिखने का तरीका पूछा है, उसको मतलब ये तरीका होना चाहिए। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर आता है 79.25। ठीक है, अब लेवल 3 का जो 10 नंबर है उसको अटेम्प्ट कर लो। उसमें पूछा नहीं है, उसमें बस इतना पूछा है कि बताओ लेके, कुछ और उसमें क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाना बैठा नहीं है, बनाओ ठीक है, बनाओ आप क्वेश्चन जल्दी, तो फॉलो लाइन बनाता है। Alright, which of the following expression is correct for piping of inner series? One iron along is R diagonal remove। कह रहा है कि पाइपिंग एफिशिएंसी कैसे लिखोगे, एक एस डायग्राम में आने वाले सारे एटम को अगर रिमूव कर दिया गया तो लिखने का तरीका क्या होगा।
एक फेस डायग्राम अगर रिमूव करोगे तो क्या क्लोरीन कितना निकल जाएगा? 3 ना, दो कॉर्नर वाला और एक फेस वाला। सोडियम कितना निकलेगा? ये फार्मूला लिखो। तो क्लोरीन एटम कितना हो जाएगा? 6 × 1/8 है और ये हो जाएगा 5/2। एक आधा फेस वाला 5/2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, लिख के देखो आंसर आ रहा है। कल आगे आप बताएंगे, कल CaCl ZnS Ab2 टाइप A2 टाइप ये हो जाएगा और एक मेन और बचा हुआ है रेडियस रेशियो। उसके बाद लगभग सॉलिड स्टेट समाप्त। मतलब और भी है, एक और है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, डिफेक्ट। थैंक्स